जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्स का अध्ययन करेंगे। वे बल जैसे भू संचलन एक शब्द होता है, अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट मीन्स होता है कि पृथ्वी के भूपटल पर जो परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं भू संचलन यानी कि अर्थ मूवमेंट। अब पृथ्वी के भूपटल पर जो परिवर्तन होते हैं वो दो कारणों की वजह से हो सकते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पटल विरूपणी बल और दूसरा आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक महादेशजनक जो कि ऊर्ध्वाधर होते हैं और एक पर्वत निर्माणकारी बल जो कि क्षैतिज होते हैं। महादेशजनक बल में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अपवार्ड यानी कि ऊपरीमुखी महादेशजनक बल और एक अधोमुखी बल। ऊपरीमुखी बल में भी दो प्रकार का हो सकता है, महाद्वीपों के ऊपर उत्थान और मतलब तटीय क्षेत्रों के ऊपर निर्गमन या उन्मज्जन, इमर्जेंस कह लें। और अधोमुखी बल में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक महाद्वीपीय क्षेत्र में अवतलन और तटीय क्षेत्र में निमज्जन। और दूसरा था आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में दो चीज़ें, या पर्वत निर्माणकारी बल, उसमें हो सकती हैं दो चीज़ें। अगर दो प्लेटें दूर दूर जाती हैं तो उसमें तनाव बल कार्य करता है। तनाव बल के अधीन भूपटल में विभंग होता है, भूपटल या भूपृष्ठ विभंग होता है, जिसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं, एक दरार यानी क्रैक्स और दूसरा फॉल्ट यानी कि भ्रंश। और दूसरा, अगर दो प्लेटें समीप आएँ, पास पास आएँ, तो इसमें संपीड़न बल कार्य करता है, जिसके वजह से बंकन हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। अब बेंडिंग में दो चीज़ें, एक संवलन यानी कि वार्पिंग और दूसरा वलन यानी कि फोल्डिंग। संवलन मीन्स होता है कि जब क्षैतिज बल के अधीन संपीड़न बल जो कार्य करते हैं, अगर उससे चट्टानों में चापाकार स्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो उसे कहते हैं संवलन। अब यही चापाकार अगर बेलनाकार हो जाए या गुंबदाकार हो जाए तो उसे कहा जाएगा उच्च संवलन, अपवार्पिंग। और वही अवतलाकार हो जाए तो उसे कहा जाएगा डाउन वार्पिंग यानी कि अवसंवलन। ऐसे वलन है कि जब संपीड़न बल के अधीन चट्टानों में अपनति और अभिनति जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है वलन। वलन में जो ऊंचा वाला क्षेत्र है, जो ऊंचे वाले लैंडफॉर्म है, स्थलाकृति है, भूआकृति है, उसे कहा जाएगा पर्वत, वलित पर्वत। और जो अभिनति वाला क्षेत्र है उसे कहा जाएगा अभिनतिक घाटी या फिर घाटी। फिर दूसरा था बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में स्थलाकृतियों का विनाश होता है, इसी कारण से इसको विनाशात्मक बल भी कहा जाता है। इसमें डेनुडेशन यानी कि अनाच्छादन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें तीन चीज़ें हैं, एक अपक्षय, दूसरा अपर्दन और तीसरा बृहत् क्षरण। इसी का अध्ययन करना है। बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वे बल जिनके अधीन अंतर्जात बलों द्वारा भूपृष्ठ पर, वे बल जिनके अधीन अंतर्जात बलों द्वारा भूपृष्ठ पर निर्मित संरचनाओं का संशोधन या विनाश होता है, बहिर्जात बल कहलाते हैं। वे बल जिनके अधीन अंतर्जात बलों द्वारा भूपृष्ठ पर निर्मित संरचनाओं का संशोधन या विनाश होता है, बहिर्जात बल कहलाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी प्रक्रिया अनाच्छादन, डेनुडेशन कहलाती है, जो निम्नलिखित प्रक्रियाओं का योग होती है, अपक्षय, वेदरिंग, अपर्दन, इरोजन, बृहत् क्षरण, मास वेस्टिंग। तो अपक्षय पहला, जब भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के अधीन चट्टानें अपने ही स्थान पर विघटित तथा अपघटित होती हैं,
तथा इसमें प्राप्त चट्टानी चूर्ण का प्रभावी स्थानांतरण नहीं होता, अपक्षय कहलाता है। अपक्षय क्या है? जब भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के अधीन चट्टानें अपने ही स्थान पर विघटित तथा अपघटित होती हैं तथा इसमें प्राप्त चट्टानी चूर्ण का प्रभावी स्थानांतरण नहीं होता है, अपक्षय कहलाता है। अर्थात अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, स्टैटिक है, जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं। अपक्षय निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। अब भौतिक अपक्षय क्या है? जब अपक्षय की क्रिया में ताप तथा दाब, भौतिक अपक्षय, जब अपक्षय की क्रिया में ताप तथा दाब जैसे भौतिक कारक सक्रिय होते हैं तथा चट्टानों की रासायनिक संरचना में विशेष परिवर्तन हुए बिना चट्टानें टूटती हैं, भौतिक अपक्षय कहलाती हैं। जब अपक्षय की क्रिया में ताप तथा दाब जैसे भौतिक कारक सक्रिय होते हैं तथा चट्टानों की रासायनिक संरचना में विशेष परिवर्तन हुए बिना चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं, भौतिक अपक्षय कहलाती या कहलाता है। भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं: एक सूर्यतप व तापमान, दूसरा पाला क्रिया यानी फ्रॉस्ट एक्शन, फिर दबाव मुक्ति यानी प्रेशर रिलीज। तो 3 कारक हैं, एक तापमान, दूसरा पाला, तीसरा दबाव मुक्ति। तो सूर्यतप व तापमान अपक्षय के लिए, भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला सूर्यतप व तापमान। शुष्क मरुस्थलीय भागों में दिन और रात के तापमानों में अत्यधिक अंतर होता है। शुष्क मरुस्थलीय भागों में दिन और रात के तापमानों में अत्यधिक अंतर होता है। दिन के समय उच्च तापमान के अधीन चट्टान गर्म होकर फैलती हैं तथा शाम के समय कम तापमान के कारण चट्टानें सिकुड़ती हैं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे चट्टान कमज़ोर होने लगती हैं और चट्टान दरार के सहारे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इसे पिंड विखंडन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। यदि चट्टान कणों में टूटती है तब इसे कणिक विखंडन, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। जब चट्टान की ऊपरी परतें प्याज की परतों की तरह उतरने लगती हैं तब इसे पल्लवीकरण या अपशल्कन, एक्सफोलिएशन कहा जाता है। यह है पिंड विखंडन, 2 भाग अलग अलग हो गए। फिर यह कणिका विखंडन कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। फिर अपशल्कन यानी छिलकों के रूप में निकल रहे हैं, तो अपशल्कन। पिंड विखंडन, कणिका विखंडन, अपशल्कन। फिर पाला क्रिया, फ्रॉस्ट एक्शन। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाला चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है। रात्रि के समय चट्टानों की दरारों में उपस्थित जल निम्न तापमान के अधीन बर्फ में बदल जाता है, जिससे दाब वृद्धि के कारण दरारें चौड़ी हो जाती हैं, जिसके समय तापमान बढ़ने से जल में पुनः बदल जाती हैं और दबाव में कमी आती है। इस प्रकार चट्टानों में दबाव परिवर्तन के अधीन दरारें चौड़ी होती हैं और अंततः चट्टानें टूट जाती हैं। इस क्रिया या परिघटना को पाला क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। फिर से पाला क्रिया, फ्रॉस्ट एक्शन। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पहला तापमान हो गया। तापमान में एक है शिला विखंडन, एक है पिंड विखंडन, कणिका विखंडन, अपशल्कन। फिर पाला क्रिया, फ्रॉस्ट एक्शन। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाला चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य का तापमान दिन में अत्यधिक होता है, जिसके कारण
चट्टानों में फैलाव होता है और रात्रि में ठंडा होता है, जिसके कारण उसमें सिकुड़न होता है। इस फैलाव और सिकुड़न की वजह से उसमें चट्टानों में टूट फूट हो जाती है, जिसे शिला विखंडन या कणिका विखंडन या अपशल्कन के रूप में देखा जा सकता है। पाला क्रिया, ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाला चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है। रात्रि के समय चट्टानों की दरारों में उपस्थित जल निम्न तापमान के अधीन बर्फ में बदल जाता है, जिससे दाब वृद्धि के कारण दरारें चौड़ी हो जाती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाला चट्टानों को तोड़ने का कार्य करता है। रात्रि के समय चट्टानों की दरारों में उपस्थित जल निम्न तापमान के अधीन बर्फ में बदल जाता है, जिससे दाब वृद्धि के कारण दरारें चौड़ी हो जाती हैं। दिन के समय तापमान बढ़ने से जल में पुनः बदल जाती हैं और दबाव में कमी आती है। इस प्रकार चट्टानों में दबाव परिवर्तन के अधीन दरारें चौड़ी होती जाती हैं और अंततः चट्टानें टूट जाती हैं। इस क्रिया या परिघटना को पाला क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहले उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में चट्टानों के दरारों के बीच में जल भर जाता है, वो बर्फ़ में फिर निम्न तापमान के अधीन वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है, जिससे उस पर दबाव बढ़ जाता है और चट्टानें फैल जाती हैं। फिर दिन के समय तापमान थोड़ा अधिक होने के कारण वो पानी में पुनः चेंज हो जाती हैं, जिससे वे चट्टानें फिर से समीप आने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही बार बार घात प्रतिघात उसमें सिकुड़न फैलाव होता रहता है, जिसके कारण उसमें विखंडन हो जाता है और अपक्षय हो जाता है। फिर दबाव मुक्ति, प्रेशर रिलीज। यदि भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं, इसका चित्र नहीं। दबाव मुक्ति, यदि भूपृष्ठ के अपरदन हो गया तो ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं, तब इन परतों द्वारा निचली परतों पर आरोपित दबाव समाप्त हो जाता है, जिससे निचली परत की चट्टानें फैलती हैं और उनमें दरारें निर्मित हो जाती हैं। कालांतर में इन्हीं दरारों के सहारे चट्टान छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। फिर रासायनिक अपक्ष है, इसमें 5 चीज़ें हैं। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, विलयन, जलयोजन, सिलिका पृथक्करण। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, विलयन, जलयोजन और सिलिका पृथक्करण। फिर जैविक अपक्षय है, छोटा सा टिप्पणी के रूप में। अपक्षय का महत्व, फिर अपर्दन क्या है, फिर वृहद क्षरण, मास वेस्टिंग क्या है, भारत में भूस्खलन की क्या स्थिति है, इसकी क्या फ़ायदे नुकसान लास्ट में है। फिर कुछ प्रश्न हैं। रासायनिक अपक्षय, ऑक्सीकरण, फिर कार्बोनेशन, विलयन, जलयोजन, सिलिका पृथक्करण। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, विलयन, जलयोजन, सिलिका पृथक्करण। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, विलयन, जलयोजन, सिलिका पृथक्करण। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, विलयन, फिर जलयोजन, सिलिका पृथक्करण, यह रासायनिक अपक्षय है। जब रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानें विघटित होती हैं, तब इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं। ऑक्सीकरण। जब चट्टानों में उपस्थित खनिज ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं, तो इसे कहा जाता है। तो जिन चट्टानों में लोहा पाया जाता है वे नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तथा लोहे के ऑक्साइड के निर्माण के कारण चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। फिर से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक अपक्षय कैसे होता है? जब चट्टानों में उपस्थित खनिज ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं, तो इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। जब चट्टानों में उपस्थित खनिज ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं, तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जिन चट्टानों में लोहा पाया जाता है वे नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तथा लोहे के ऑक्साइड के निर्माण के कारण चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती हैं, तो यह है ऑक्सीकरण। कार्बोनेशन। इसके अंतर्गत चट्टानें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव में कमज़ोर होकर टूटती हैं। कार्बोनेशन। इसके अंतर्गत चट्टानें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव में कमज़ोर होकर टूटती हैं। जब वर्षा जल वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तब वह कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करता है। यह अम्लीय जल जब चूना पत्थर निर्मित क्षेत्रों में गिरता है तब चट्टानें अपघटित हो जाती हैं। विलयन। जब चट्टानों पर वर्षा जल गिरता है तथा यह जल चट्टानों में उपस्थित खनिजों को घोलकर अपने साथ बहा कर ले जाता है, तब यह प्रक्रिया विलयन कहलाती है तथा चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। जलयोजन। हाइड्रेशन। चट्टानों में कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो जल को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखते हैं और इस प्रक्रिया में निर्मित नवीन खनिज अपने मूल खनिज की तुलना में कमज़ोर होता है, जिससे चट्टानें अपक्षयित होने लगती हैं। जब फेल्सपर जल के साथ मिलता है तब वह केओलिन नामक खनिज में बदल जाता है, जो एक कमज़ोर खनिज है और चट्टान के टूटने की दर बढ़ जाती है। सिलिका पृथक्करण। जब सिलिका युक्त चट्टान से रासायनिक क्रिया के अधीन सिलिका पृथक हो जाती है तब चट्टान कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। जैविक अपक्षय। जब वनस्पतियों या जंतुओं के कारण चट्टानें विघटित होती हैं तब इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। दरार युक्त चट्टानों में जब पौधों की जड़ें प्रवेश करती हैं तब वे दरारों को और चौड़ा कर देती हैं, जिससे चट्टान टुकड़ों में बदल जाती हैं। इसी प्रकार विभिन्न बिलकारी जीव जैसे चूहे आदि भी चट्टानों का अपक्षय करते हैं। विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत मानव की विभिन्न गतिविधियां भी चट्टानों के अपक्षय में योगदान देती हैं। अपक्षय का महत्व क्या है? बहिर्जात बलों के अंतर्गत अपक्षय भूपृष्ठ समतलन की प्रभावी क्रिया है। बहिर्जात बलों के अंतर्गत अपक्षय भूपृष्ठ समतलन की प्रभावी क्रिया है जो भूपृष्ठ को विषमताओं से मुक्त करती है। अच्छा जी। दूसरा, अपक्षय अपर्दन के लिए सामग्री उपलब्ध कराती है। अपक्षय द्वारा मृदा निर्माण की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। अपक्षय के कारण चट्टानों में बंधे खनिज टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे खनिजों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। एक लंबे समय में अपक्षय के कारण ऊंचे क्षेत्र निम्नीकृत हो जाते हैं।
तथा परिवहन हेतु नए मार्गों का निर्माण भी हो सकता है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो बुक से इसे पढ़ना है। एक जलवायु, ढाल, चट्टान की संरचना, जैविक घटकों का प्रभाव, समय, चट्टानों का अनावृत भाग। फिर अपरदन, जहाँ एक ओर अपक्षय स्थैतिक क्रिया है, वहीं दूसरी ओर अपरदन एक गतिक क्रिया है, डायनेमिक है। जब चट्टानों के क्षरित होने से प्राप्त पदार्थों का परिवहन होता है, तब यह प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। इसके अंतर्गत बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, समुद्री तरंगें, भूमिगत जल न सिर्फ चट्टानों से मलबा प्राप्त करते हैं, बल्कि उनका प्रभावी परिवहन भी करते हैं। जब इन अपरदनकारी कारकों की गतिज ऊर्जा में कमी आती है, तब ये परिवहित मलबे का निक्षेपण करते हैं। जब इन अपरदनकारी कारकों की गतिज ऊर्जा में कमी आती है, तब ये परिवहित मलबे का निक्षेपण करते हैं। अपरदन और निक्षेपण की क्रिया द्वारा भूपृष्ठ का समतलन किया जाता है। अपक्षय अपरदन की दर को बढ़ा देता है, किंतु यदि अपक्षय की क्रिया न हो तब भी अपरदन संभव होता है, किंतु अपरदन की दर में कमी आ जाती है। यह अब वृहत क्षरण, मास वेस्टिंग। वृहत क्षरण के अंतर्गत चट्टान, मृदा तथा अन्य प्रकार का मलबा विभिन्न गतियों से गुरुत्व के अधीन उच्च भाग से निम्न भाग की ओर गति करता है। वृहत क्षरण, मास वेस्टिंग। वृहत क्षरण के अंतर्गत चट्टान, मृदा तथा अन्य प्रकार का मलबा विभिन्न गतियों से गुरुत्व के अधीन उच्च भाग से निम्न भाग की ओर गति करता है। जब मलबा अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ता है, तब इसे मृदा सर्पण या प्रवाह कहते हैं। जब जल से संतृप्त मलबा कीचड़ के रूप में प्रवाहित होता है, तब इसे पंक प्रवाह, मड फ्लो कहा जाता है। मृदा सर्पण या प्रवाह। और जब जल से संतृप्त मलबा कीचड़ के रूप में प्रवाहित होता है, तब इसे पंक प्रवाह कहा जाता है। जब चट्टानों अथवा अवसादों की एक विशाल राशि गुरुत्व के अधीन और ढाल के अनुरूप तीव्र वेग से स्थानांतरित होती है, तब इसे भूस्खलन, लैंडस्लाइड कहते हैं। जब चट्टानों अथवा अवसादों की एक विशाल राशि गुरुत्व के अधीन और ढाल के अनुरूप तीव्र वेग से स्थानांतरित होती है, तब इसे भूस्खलन, लैंडस्लाइड कहते हैं। भारत में भूस्खलन। भारत में हिमाच्छादित क्षेत्रों सहित लगभग 15% भूभाग भूस्खलनग्रस्त हैं। भारत में हिमाच्छादित क्षेत्रों सहित लगभग 15% भूभाग भूस्खलनग्रस्त हैं। भारत में भूस्खलन के निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। 3 क्षेत्र। उपरोक्त क्षेत्रों में हिमालय तथा पश्चिमी घाट सर्वाधिक भूस्खलनग्रस्त क्षेत्र हैं, जिसमें से हिमालय भूस्खलन के प्रति सर्वाधिक सुग्राही है, जिसके निम्न कारण हैं। पहला, हिमालय युवा वलित पर्वत है, जिसका निरंतर उत्थान हो रहा है, अतः यहाँ ढाल की तीव्रता पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक है। दूसरा, भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर पूर्व की ओर गतिशील है, अतः यह क्षेत्र विवर्तनिक रूप में असंतुलित क्षेत्र है तथा यहाँ विवर्तनिक और संतुलन मूलक भूकंप आते हैं, जो भूस्खलन की संभावना बढ़ा देते हैं। जबकि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का खड़ा कागार है तथा यह भूकंपों आदि से प्रायः मुक्त है, अतः यहाँ तुलनात्मक रूप में भूस्खलन की संभावना कम होती है। तीसरा, हिमालय टेथिस सागर के अवसादों की वलन का परिणाम है, अतः हिमालय की चट्टानें मुलायम और असंगठित हैं। चट्टानों की यह दशा भूस्खलन के अनुकूल है। पश्चिमी घाट कठोर चट्टानों से निर्मित है तथा हिमालय की तुलना में चट्टानों के स्थानांतरित होने की संभावना कम होती है। ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में वर्षा जल के साथ हिमनदों के पिघलने से भी जलापूर्ति होती है तथा चट्टानें बड़ी मात्रा में जल अवशोषित कर भूस्खलन के प्रति
संवेदनशील हो जाते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग मानसून द्वारा उच्च वर्षा प्राप्त करता है तथा यहाँ हिमनदों की उपस्थिति नहीं है, अतः यहाँ उच्च वर्षा के अधीन सीमित भूस्खलन होता है। ठीक है। हिमालयी नदियाँ लंबी तथा युवा अवस्था में हैं, अतः ये तीव्र प्रवाह वाली हैं जो भूस्खलनों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि पश्चिमी घाट की नदियाँ छोटी होने के साथ ही मौसमी नदियाँ हैं, अतः इनकी अपर्दन क्षमता हिमालयी नदियों से काफ़ी कम है। हिमालयी क्षेत्र में हिमनदीय झीलों के टूटने से भी भूस्खलन की दशाएं निर्मित होती हैं। पश्चिमी घाट में हिमनदी झीलों का अभाव है, अतः यहाँ भूस्खलन की यह दशा नहीं पाई जाती। हाल के वर्षों में हिमालय तथा पश्चिमी घाट दोनों ही क्षेत्रों में मानव द्वारा कृषि की अधारणीय पद्धति, खनन कार्यों, विकासात्मक गतिविधियों एवं अधारणीय पर्यटन के कारण भूस्खलन की घटनाओं की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिसे नियंत्रित करने संबंधी उपाय किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। अभी प्रश्न है, क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है? महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। जैसे एशिया महाद्वीप में देखें तो हिमालय वो महाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में है। ऐसे हम देखें रॉकी या कास्केड, एंडीज पर्वत या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब देखें, आल्प्स, एटलस, यूराल। तो पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप महासागर। पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं तथा पर्वतों के अंतर्गत वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत तथा मध्य महासागरीय कटक आदि शामिल किए जाते हैं। संपीड़न बलों के अधीन वलन की प्रक्रिया में निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। संपीड़न बलों के अधीन वलन की प्रक्रिया में निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं, जो अन्य पर्वतों की तुलना में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। वलित पर्वतों की उत्पत्ति अभिसारी प्लेट किनारे के अधीन महासागरीय, महाद्वीपीय तथा महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण में होती है। महासागरीय प्लेट के क्षेपित होने से महाद्वीपीय प्लेट के चट्टानों का वलन होता है, जिससे महाद्वीपीय प्लेट के किनारे पर वलित पर्वत निर्मित होते हैं। किंतु जब कॉन्टिनेंटल प्लेट अभिसरण होता है, तब प्लेटों के आपस में जोड़ने से निर्मित वलित पर्वत महाद्वीपों के आंतरिक भाग में प्राप्त होते हैं, जैसे रॉकी, एंडीज, एटलस आदि पर्वत महाद्वीपीय किनारे पर हैं, जबकि हिमालय, यूराल आदि पर्वत आंतरिक भागों में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। वलित पर्वत निर्माण में प्लेटों की टक्कर और प्लेट के क्षेपित भाग के पिघलने से बेनी ऑफ जोन के सहारे भूकंपों की उत्पत्ति होती है तथा प्लेट के पिघलने से प्राप्त पदार्थ जब भूपृष्ठ को तोड़कर सतह पर उद्गारित होते हैं, तब वलित पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी का साहचर्य मिलता है। किंतु यह साहचर्य महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण में प्राप्त होता है। जब महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण होता है, तब घनत्व में अधिक अंतर नहीं होने के कारण प्लेट का सीमित क्षेपण होता है, जिसमें वलित पर्वत और भूकंप तो होते हैं, किंतु ज्वालामुखी उद्गार अनुपस्थित रहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है हिमालय। वलित पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी महत्वपूर्ण भूभौतिकी परिघटनाएं हैं, किंतु इनके साहचर्य का सदैव पाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक प्रश्न है, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। भूभौतिकी अभिलक्षणों से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जिनसे भूपृष्ठ पर दृश्य परिवर्तन होते हैं। इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि शामिल हैं। परिप्रशांत मेखला 40,000 किलोमीटर में विस्तृत घोड़े के नाल के आकार का क्षेत्र है, जहां निम्नलिखित प्रमुख भूभौतिकी घटनाएं संपन्न हो रही हैं। पहला,
अभिसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत वलित पर्वतों का विरचन हो रहा है, जिनमें एंडीज, रॉकीज आदि शामिल हैं। और कौन कौन सी प्लेट हैं? तो नज़्का प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जुआन डी फोका प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और ये प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और फिर इधर है यूरेशियन प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट या फिलीपींस प्लेट सुंडा प्लेट के नीचे, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट सुंडा प्लेट के नीचे, इस प्रकार से। तो इसके कारण से भूकंप, सुनामी की घटनाएं, ज्वालामुखी, गहरे गर्त के निर्माण होते हैं। दूसरा, अभिसारी प्लेट किनारे तथा संरक्षी किनारे के अंतर्गत भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, जिनमें चिली, पेरू, मैक्सिको, जापान प्रमुख क्षेत्र हैं। तो चिली है, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर पाया जाता है। ओजोस डेल सेलेडो सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी पाया जाता है। कैस्केड रेंज पे माउंट रेनियर और सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तीसरा, इस मेखला में विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे ओजोस डेल सेलेडो, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा आदि। चौथा, ज्वालामुखी तथा तीव्र भूकंपों के अधीन यह सुनामीग्रस्त क्षेत्र भी है। यह मेखला विभिन्न द्वीपीय चापों के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वीपों के निर्माण के लिए अभिसारी प्लेट किनारों के अतिरिक्त अंतरा प्लेट ज्वालामुखी उद्गार भी उत्तरदायी है, जैसे हवाई द्वीप। परिप्रशांत मेखला विवर्तनिक रूप से सक्रिय मेखला है तथा इसे विभिन्न भूभौतिकी अभिलक्षणों का केंद्र भी माना जा सकता है। भ्रंश के कुछ अन्य प्रकार हैं। जब संपीड़न बल के अधीन भ्रंश का निर्माण होता है, तब यह उत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट कहलाता है। यह हिमालय में देखे जा सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में चट्टानी खंड का मध्य का भाग अपने स्थान पर रहे तथा अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाएं, तब इन उठे भाग को हॉर्स्ट और इनके मध्य निर्मित घाटी को रैंप वैली कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी इसका एग्जाम्पल है। स्ट्राइक स्लिप भ्रंश वह चौड़ी दरार जिसके सहारे चट्टानी खंड एक दूसरे से घर्षित करते हुए गति करते हैं। तिर्यक भ्रंश, ऑब्लिक फॉल्ट, इसमें निर्मित भ्रंश सामान्य और स्ट्राइक स्लिप भ्रंशों का संयुक्त रूप होते हैं।